हेलो एवरीवन, इजी फिजिक्स बाय एन के चैनल पर आप सभी बच्चों का एक विशेष महत्वपूर्ण वीडियो के साथ बहुत बहुत स्वागत है। दैनिक भास्कर ने जो शेखावाटी मिशन 100 की बुकलेट है, उनके प्रश्नों में से कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न छांट करके आप लोगों के लिए अखबार में प्रेषित किए हैं। यदि आप लोगों तक अखबार उपलब्ध नहीं हुआ है तो उन सभी प्रश्नों का विश्लेषण के साथ आज इस वीडियो में हल किया जाएगा। बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कक्षा 12 के, और जो विषय है यहाँ पे वो हमारा भौतिक विज्ञान का विषय है। तो चलिए बिना किसी फॉर्मेलिटी के फटाफट इन प्रश्नों को अपन पढ़ते हैं, समझते हैं। आप सभी लोग कम से कम इन प्रश्नों को जरूर पढ़ें। वीडियो के एंड तक आप सभी हमारे साथ एक बार जरूर बने रहें। इसमें हमारा जो पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, हालांकि ये सभी प्रश्न हमारे जाने पहचाने हैं, हम आप सभी ने अच्छी तरीके से इनको पढ़ रखा है, लेकिन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिखनी है हमें। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। आई होप आप सभी बच्चों को यह परिभाषा अच्छी तरह से याद होगी। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि विद्युत विभव की परिभाषा लिखनी है और इसका मात्रक लिखना है। तो विद्युत विभव किसे कहते हैं देखते हैं। विद्युत विभव किसी एकांक धनावेश को या इकाई धनावेश को अनंत से कहां तक, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उस किए गए कार्य के बराबर विद्युत विभव कहलाता है। एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में अनंत से किसी भी पॉइंट तक अगर अपने को लाना है और उस लाने में जो किया गया कार्य है उस कार्य को ही हम विभव कहते हैं। तो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो वैसे तो इसका मात्रक जो है वो जूल अपॉन कुलाम होना चाहिए, लेकिन एक शब्द के रूप में इसका मात्रक जो है वो वोल्ट लिखा जाता है, तो इसका मात्रक है वह है वोल्ट है। तीसरे प्रश्न में पढ़ते हैं। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताइए। यह आपका रिक्त स्थान का प्रश्न भी हो सकता है और ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी हो सकता है। तो समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो हमेशा पृष्ठ के लंबवत रहती है, 90 डिग्री पे रहती है। यदि ये आपके पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसमें जो समविभव पृष्ठ बनेगा वो एग्जैक्टली इसके परपेंडिकुलर बनेगा और यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी वो इस पृष्ठ के लंबवत रहेगी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न संख्या हमसे 4 कह रहा है कि सेल की टर्मिनल वोल्टता और विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ के अंदर अंतर लिखना है। तो बंद परिपथ में सेल के टर्मिनलों के बीच का विभवांतर टर्मिनल वोल्टता कहलाता है। बंद परिपथ का मतलब क्या है, यहां पर जब परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास एक कोई हम इलेक्ट्रिक सर्किट बना रहे हैं, ये हमने यहाँ पे एक बैटरी जोड़ रखी है और यहाँ पे हमने एक स्विच जोड़ रखा है। अब यदि आप एक वोल्ट मीटर लेकर के आते हैं और वो वोल्ट मीटर से आप इस सेल के सिरों के ऊपर यहां पर विभवांतर नापते हैं, अभी ये जो सेल है वो खुले परिपथ में। खुला परिपथ क्यों है? क्योंकि अभी इस परिपथ में इस सेल की वजह से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। लेकिन जैसे ही स्विच को अपन ऑन करेंगे और ऑन करते ही सर्किट के अंदर करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब इसे कहते हैं कि यह बंद परिपथ है। तो बंद विद्युत परिपथ में सेल के सिरों के बीच का विभवांतर टर्मिनल वोल्टता कहलाता है और खुले विद्युत परिपथ में टर्मिनलों के बीच का विभवांतर सेल का ईएमएफ कहलाता है। बहुत आसान, इजी और महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। अगली डेफिनेशन कह रही है कि साइक्लोट्रॉन क्या है और इसका सिद्धांत लिखिए। तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से किसी भारी यानी हैवी, पॉजिटिव यानी धनावेशित पार्टिकल को हाई वेलोसिटी से, उच्च वेग से और हाई एनर्जी के साथ, उच्च ऊर्जा के साथ त्वरित किया जा सकता है, एक्सेलरेट किया जा सकता है। एक्चुअली जैसे बंदूक होती है, वो बंदूक उस बुलेट को हाई स्पीड से फेंकती है। तो सिमिलरली जो साइक्लोट्रॉन होता है वो भी हमारे भारी धनावेशित पार्टिकल्स को बहुत हाई एनर्जी के साथ, हाई वेलोसिटी के साथ त्वरित करने के काम में लिया जाता है। तो ये है इसका उद्देश्य, इसका उपयोग। अब बात आती है इसके सिद्धांत की। तो साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत क्या है देखिए। साइक्लोट्रॉन लॉरेंज बल के सिद्धांत के ऊपर आधारित युक्ति है। लॉरेंज बल मतलब विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल लगेगा और चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल लगेगा।
तो लॉरेंज बल के ऊपर आधारित युक्ति है। लॉरेंज बल आप जानते होंगे, F इज इक्वल्स टू क्यू ई वेक्टर, F वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू ई वेक्टर। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा Q ब्रैकेट V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो इन दोनों का, दोनों फोर्स का, यानी जब विद्युत बल और चुंबकीय बल दोनों का जब योग करते हैं तो लॉरेंज बल कहलाता है। तो यह इस लॉरेंज बल के सिद्धांत पे कार्य करता है। लॉरेंज बल की डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, जिसमें विद्युत बल का कार्य होने वाले प्रति सेकंड चक्रों की संख्या को बढ़ाना है। यह जो विद्युत बल है, आपने देखा होगा कि साइक्लोट्रॉन के अंदर 2 डीज होती हैं, और ये जो विद्युत बल है वो क्या करता है, इसको एक्सिलरेट करता है, इसको त्वरित करता है। जबकि चुंबकीय बल का कार्य धनावेशित पथ को वृत्ताकार, पार्टिकल को वृत्ताकार पथ गति प्रदान करना है। जैसे ही पार्टिकल इस डी के अंदर जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जब 90 डिग्री पे एंटर करेगा तो वह वृत्ताकार पथ में जाएगा, और वापस जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो वापस इसको धक्का लगेगा, एक और एनर्जी मिलेगी और दूसरी डी में पहुंच जाएगा। दूसरी डी में अगेन ये वृत्ताकार पथ में जाएगा, और इस तरीके से धीरे धीरे इसका रेडियस, इसकी त्रिज्या वह भी बढ़ती जाएगी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। छठा प्रश्न कह रहा है कि चुंबकीय बल रेखाओं के कोई 2 गुणधर्म लिखिए। तो नंबर 1 है, उन पर खींची गई स्पर्श रेखा, किसी भी चुंबकीय बल रेखा के किसी पॉइंट के ऊपर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। और दूसरा है, ये जहां सघन होती हैं, जहां पर चुंबकीय बल रेखाओं की डेंसिटी, घनत्व ज्यादा होती है, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, और जहां पर डेंसिटी, विरल, कम होती है, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होता है। आप इसकी और भी परिभाषाएं लिख सकते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं बंध वक्र बनाती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन? तो यदि किसी कुंडली से संबंधित फ्लक्स में परिवर्तन होता है, किसी कुंडली के खुद के फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इस घटना को स्वप्रेरण की घटना कहते हैं। जब आदमी के खुद के विचारों में परिवर्तन होता है और वो जब खुद से मोटिवेट होता है, तो इसी प्रकार से जब किसी कुंडली के अंदर धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके खुद के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। फैराडे के नियम के अनुसार उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इस घटना को सेल्फ इंडक्शन या स्वप्रेरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर क्या है तथा यह किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर बेसिकली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसी विद्युत युक्ति है जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को, सिर्फ प्रत्यावर्ती वोल्टता को, ना कि दिष्ट वोल्टता को, यह सिर्फ एसी वोल्टेज को या तो कम कर सकता है या फिर ज्यादा कर सकता है। जैसे आपने दो टाइप के ट्रांसफार्मर, ऊंचाई और अपचाई, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर पढ़े हैं, वही है ट्रांसफार्मर कहलाती है। और ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत के ऊपर वर्क करता है। दोनों ही जो परिभाषाएं या जो प्रश्न यहां पे दिए गए वो बड़े महत्वपूर्ण और बहुत आसान है। अगला प्रश्न है, पॉइंटिंग सदिश क्या है? व्हाट इज पॉइंटिंग वेक्टर? तो पॉइंटिंग सदिश में विद्युत चुंबकीय तरंगों के द्वारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वह एकांक क्षेत्रफल से, बहुत महत्वपूर्ण लाइन, एकांक क्षेत्रफल से ऊर्जा स्थानांतरण की दर का मतलब हमें टाइम से डिवाइड भी करना है। एनर्जी है, इसको हमें सबसे पहले एरिया से डिवाइड करना है तो एकांक क्षेत्रफल आ जाएगा, और फिर हम इसको टाइम से और डिवाइड कर देंगे तो ये ऊर्जा प्रवाह की दर आ जाएगी। इसको पॉइंटिंग सदिश कहते हैं। इसे P के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इसका मात्रक की यदि बात आती है तो मात्रक को हम लिख सकते हैं जूल अपॉन एरिया की जगह लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर, और साथ में नीचे लिख सकते हैं हम सेकंड। और जूल अपॉन सेकंड जो है ये ऊर्जा की दर हो जाती है, जिसे अपन पावर कहते हैं, वाट कहते हैं। तो इसे हम वाट अपॉन मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। पॉइंटिंग सदिश का मात्रक भी हमें पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि प्रकाशिक तंतु का मुख्य उपयोग क्या है और यह किस सिद्धांत पे कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर केबल, OFC जिसे अपन कहते हैं, यह प्रकाश, अर्थात प्रकाश मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगों को दूरस्थ स्थानों तक संचरित करने के काम आता है।
जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनको बहुत ज़्यादा दूरी तक ट्रांसमिट करने के काम आता है, और इसमें प्रकाश की तीव्रता की हानि नहीं होती है, इसमें एनर्जी लॉस नहीं होता है, इसमें इंटेंसिटी कम नहीं होती है। और यह किसके सिद्धांत पे कार्य करता है, कौन बताएगा? चलिए, इसका सिद्धांत जो है कि प्रकाशिक तंतु वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, उसका आंसर मुझे आप लोगों का कमेंट सेक्शन में चाहिए। आप लोगों ने अपवर्तन, परावर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, ये सारी घटनाएं पढ़ी हैं। इन्हीं में से किसी एक की वजह से, किसी एक के सिद्धांत के ऊपर OFC वर्क करता है। अगला है मेलस का नियम। लिखिए, मेलस का नियम क्या है कि जब अध्रुवित प्रकाश, अनपोलराइज्ड लाइट जो होती है, उसको दो पोलराइडों की व्यवस्था के द्वारा, पहले पोलराइड को हम विश्लेषक और दूसरे को हम ध्रुवक कहते हैं। जनरली किताबों में पहले ध्रुवक और फिर विश्लेषक लिखा जाता है, बट कोई बात नहीं, दोनों सेम ही है। दो पोलराइडों से गुजारा जाता है तो निर्गत प्रकाश की जो तीव्रता है, लास्ट जो एग्जिट लाइट है उसकी जो तीव्रता है, जैसे समझ लीजिए कि यहाँ पे आज सुबह की 7 बजे जो हमारी रिवीजन क्लास होती है उसमें भी ये टॉपिक हमने पढ़ा था। ये अध्रुवित प्रकाश आपका आ रहा है, यहाँ पे हमने एक ध्रुवक रख दिया, इस ध्रुवक से जब यह प्रकाश गुजरेगा तो यह प्रकाश पूर्ण रूप से ध्रुवित हो जाएगा। इस ध्रुवित प्रकाश की जो तीव्रता है उसे अपन I नोट कहेंगे, और इसके आगे हम एक और विश्लेषक रख देते हैं। और ये जो मैं दोबारा डायग्राम बनाता हूँ, ये आपका पहला वाला ध्रुवक है और इसके आगे मैं विश्लेषक रख रहा हूँ। विश्लेषक का जो फेज है वो दूसरी साइड में है, तो इन दोनों के बीच में ये जो एंगल होता है इसके ऊपर डिपेंड करता है निर्गत प्रकाश की तीव्रता। तो निर्गत प्रकाश की जो तीव्रता है वह ध्रुवक और विश्लेषक के अक्षों के बीच जो कोण बनेगा उस कोण की कोज्या यानी कोस थीटा के वर्ग यानी कोस स्क्वायर थीटा के समानुपाती यानी प्रोपोर्शनल होता है। I इज प्रोपोर्शनल टू कोस स्क्वायर थीटा, और जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे यहां से, देन आपको एक कांस्टेंट लगेगा, दैट इज I नॉट और कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसके साथ आपको इसका मैथमेटिकल फॉर्मेट ये जो है वह भी हमें लिख देना चाहिए। बड़ी महत्वपूर्ण परिभाषाएं यहां पे दे रखी हैं। नेक्स्ट है निरोधी विभव की परिभाषा। लिखिए, निरोधी विभव किसे कहते हैं? आपतित प्रकाश की निश्चित आवृत्ति पर, आने वाला जो प्रकाश है उसकी एक निश्चित आवृत्ति पर कैथोड के सापेक्ष एनोड को दिया गया वह ऋणात्मक विभव। यानी ये कैथोड है, इसके ऊपर जब सूर्य का प्रकाश आएगा तो कैथोड से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, वो इलेक्ट्रॉन एनोड तक जाएंगे। हम एनोड को नेगेटिव कर देते हैं साहब, एनोड को नेगेटिव कर देते हैं, यानी कैथोड के सापेक्ष एनोड को दिया गया वह ऋणात्मक विभव, जिससे क्या होगा, ये जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन जो दौड़ता हुआ, उछलता हुआ एनोड तक आ रहा था, अब एनोड खुद नेगेटिव हो गया तो वो इसको अपनी सरफेस तक आने से रोकता है। तो रोकने के लिए हमें कुछ इतनी पावर चाहिए कि वह इस इलेक्ट्रॉन को रोक सके। अगर इसका विभव, इस एनोड का विभव इस आने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से कम हुआ तो यह इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा। तो इसलिए हमें वह न्यूनतम विभव देना है जिससे कि वह कैथोड के सापेक्ष एनोड को दिया गया वह ऋणात्मक विभव, जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है। यानी यह इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका एनोड पर नहीं पहुंच पाएगा और जो सर्किट है उसमें करंट फ्लो नहीं होगा। ऐसे विभव को निरोधी विभव कहते हैं। फटाफट एक बार मैं दोबारा और पढ़ देता हूं। आपतित प्रकाश की निश्चित आवृत्ति पर, आप यहां से भी लिख सकते हैं, कैथोड के सापेक्ष एनोड को दिया गया वह ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है, निरोधी विभव कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर की दो कमियां लिखिए। निल्स बोहर मॉडल जो आपने पढ़ा होगा, जिसकी 3 अवधारणाएं हैं, वो तीनों अवधारणाएं तो खैर आपको पढ़नी ही पढ़नी है 100%। निल्स बोहर मॉडल की तीनों अवधारणाएं, जिसके बाद में आप एनवे कक्षक के इलेक्ट्रॉन की, एनवे कक्षक की आप त्रिज्या Rn का फॉर्मूला पढ़ते हैं, फिर एनवे कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पढ़ते हैं, फिर आप एनवे कक्षक के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पढ़ते हैं। तो उनसे पहले आपको निल्स बोहर मॉडल की तीनों अवधारणाएं अच्छी तरह से आनी चाहिए। यहां पर 2 कमियों को आइडेंटिफाई किया गया है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला है, इसके आधार पर यानी निल्स बोहर मॉडल के आधार पर स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता की व्याख्या नहीं की जा सकती। निल्स बोहर मॉडल के आधार पर जो स्पेक्ट्रम के अंदर हमें तीव्रताएं मिली थी उनकी व्याख्या नहीं की जा सकती, और इसके आधार पर स्पेक्ट्रमी रेखाओं की सूक्ष्म संरचना की व्याख्या नहीं की जा सकती कि साहब ये जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं ये इतनी बारीक, इतनी हल्की क्यों होती हैं, इनकी जो तीव्रता है उनके बारे में, इनकी सूक्ष्म संरचना के बारे में व्याख्या नहीं की जा सकती है। तो यह प्रश्न है जो आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। नेक्स्ट है, अर्ध आयु की परिभाषा लिखिए। अर्ध आयु काल
जो नाभिक चैप्टर नंबर आपका है 13, नाभिक वाला चैप्टर, उसमें से दिया गया है अर्ध आयुकाल वह समय होता है जब विघटित होने वाले परमाणुओं की संख्या, टूटने वाले परमाणुओं की संख्या प्रारंभिक परमाणुओं की संख्या की आधी रह जाती है। यानी यदि किसी रेडियो एक्टिव तत्व के 100 नाभिक हमारे पास हैं, इनमें से 50 नाभिक विघटित हो जाते हैं, तो उनके विघटन में जो समय लगेगा उसे अपन अर्ध आयुकाल या हाफ लाइफ कहते हैं। और लास्ट प्रश्न है हमारा आज का कि जो फोटोडायोड होता है, फोटोडायोड, उसके कोई 2 यूज लिखिए। तो इसके 2 उपयोगों में यहां पे लिखा गया है, फिल्म में ध्वनि पुनः उत्पादन में, फिल्म के अंदर ध्वनि पुनः उत्पादन में, और प्रकाश चलित स्विच के अंदर जो लाइट के द्वारा स्विच ऑन ऑफ होते हैं उनके अंदर फोटोडायोड का उपयोग किया जाता है। तो ये सभी प्रश्न आप लोगों को आने चाहिए। उम्मीद करता हूं कि इन प्रश्नों का जो सॉल्यूशन है वो अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और इसी तरह के फिजिक्स के और महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। आज की इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।